फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 16। दोस्तों इस एपिसोड में हम स्टार्ट करते हैं सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 2, जिसमें सद्य व्रण का वर्णन किया गया है। सद्य व्रण के भेद कितने होते हैं? सद्य व्रण के भेद हैं 6। छिन्न भिन्न विद शत पिच्छित घ्रष्ट व्रण। छिन्न भिन्न विद शत पिच्छित घ्रष्ट व्रण। पिच्छित और घ्रष्ट व्रणों में शीतल उपक्रम करते हैं तथा जो शेष व्रण है उसमें उष्ण सेक और स्नेहपान करवाते हैं। जो पिच्छित है, पिच्छित मतलब कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से कोई व्रण हो गया है, उसमें ब्लीडिंग ना हुई हो और अंदर ही उसमें ब्लड क्लॉट हो गया हो, या फिर घ्रष्ट व्रण होते हैं, इसमें शीतल उपक्रम करने चाहिए। बाकियों में तो उष्ण सेक और स्नेहपान करवाते हैं। नेक्स्ट इज क्रकाटिका। क्रकाटिका मतलब कि जहाँ पे जॉइंट होता है हमारे सिर का, हमारे हेड का और हमारी नेक का, वहाँ पे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था क्रकाटिका एक मर्म वहाँ पे होता है। इस जो लोकेशन है गर्दन और सिर के जो जॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर छिन्न हो जाए तो मतलब सद्य व्रण जो हमने छिन्न पड़ा है वो सद्य व्रण हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? उसमें उत्तान शयन मतलब कि सीधे पीठ के भार पर लेट जाना है और अजाघृत का परिषेक करते हैं। और पीठ पर अगर व्रण हो तो हमने उस व्रण को उसमें चिकित्सा ऐसे करनी है, उसमें ऐसे लेटना है। उत्तान शयन निर्दिष्ट है, मतलब कि व्रण दब जाए इस तरीके से हमने सीधे लेटना है पीठ के भार पे। अपने स्पाइनल जो सुपाइन पोस्चर होता है हमारा, सीधे लेट जाना है पीठ के भार पे। अगर पीठ पर व्रण हो या क्रकाटिका छिन्न होने पर ये जो उत्तान शयन करना है। छाती पर अगर व्रण हो तो हमने अधोमुख शयन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है कि अगर शाखा के कट कर संपूर्ण अलग हो जाने पर क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर शाखा कट कर अलग हो जाए, हमारे लिम्स जो होते हैं कट कर अलग हो जाए, तो उसमें हमने तेल से दाह क्रम करना है। उसके बाद कोश बंद बांधना है, कोश बंद याद रखिए आप, शाखा कोश बंद। एंड देन बाहर निकली हुई जो मेदोवर्ती होती है, यहाँ पे हमारा मेदोवर्ती से क्या मतलब है? मेदोवर्ती का मतलब होता है जो ओमेंटम होता है हमारा, जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अंदर जो सबसे आउटर स्किन होती है, फिर फैट होता है, ओमेंटम होती है, जो लेयर होती है ओमेंटम, वो उसे मेदोवर्ती बोला गया है। मेदोवर्ती के बाहर निकलने पर हमें उस पर कषाय चूर्ण छिड़क देना चाहिए, फिर उसको काट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं काटेंगे तो आधमान से ही पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज अंडकोशों के बाहर निकलने पर, अंडकोश के बाहर निकलने पर सीवन कर्म सूचरिंग करनी चाहिए, उसको क्लोजर कर देना चाहिए। तुन्न सेवनी सीवन कर्म करके फिर उसके बाद गोफना बंद बांध दें, ठीक है। इसमें स्नेहन और सेक कर्म का निषेध है, मतलब जो भी फर्मेंटेशन हीटिंग प्रोसेस है, स्नेहन और ऑयलिंग प्रोसेस है, स्नेहन और सेक नहीं देना है। हमने सिंपली उस पर तुन्न सेवनी सीवन कर्म करना है, सूचरिंग करनी है और गोफना बंद बांध देना है। और अगर शाखा के कट जाने पर हमने कोश बंद बांधना है। ये आपको बंद अलग अलग जो दिए हुए हैं टाइप से आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी इंजरी में सद्य व्रण में कौन सा बंद बांधना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज शतज व्रण में शत विधि से या पिच्छित व्रण में भग्न संधान विधि से चिकित्सा करनी चाहिए। शतज व्रण में शत विधि से एंड पिच्छित व्रण में भग्न संधान विधि से, जो हम फ्रैक्चर को जोड़ते हैं, भग्न संधान करते हैं, उसी तरह से पिच्छित में उस विधि से चिकित्सा करनी चाहिए। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताती हूँ कि उसी प्रकार घृष्ट व्रण में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? घृष्ट व्रण में हमें जो रुजा शांत करके चूर्ण से उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो शतज व्रण में शत विधि से, पिच्छित व्रण में भग्न संधान विधि से और घृष्ट व्रण में रुजा शांत करके चूर्ण से उपचार करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है कि जो प्रमेही होता है या फिर जो कुष्ठ के व्रण होते हैं उसमें चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश्य करनी चाहिए, ठीक है। कुष्ठ दुष्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रमेही एंड कुष्ठ में व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश करनी चाहिए। भग्न में बंधन काल कितने दिन का होना चाहिए? अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसमें बैंडेज कितने दिन के लिए बांधनी चाहिए? ये सीज़न ऋतु के अनुसार है। अगर सौम्य ऋतु है तो 7 दिन तक, साधारण ऋतु है तो 5 दिन तक,
आग्नेय ऋतु है तो 3-3 दिन तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज भगन पर किस प्रकार का बंधन बांधते हैं? हम भगन पर साधारण बंधन बांधते हैं। भगन में प्रातःकाल देय है, क्या क्या देना चाहिए? लाक्षाचूर्ण, या तो आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि लाक्षाचूर्ण संधान में हेल्प करता है। एंड गृष्टि का दूध लिखा हुआ है। गृष्टि मतलब क्या होता है? गृष्टि मतलब होता है जो प्रथम प्रसव वाली गाय है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट काऊ है, उसका दूध, और मतलब जिसने पहली बार डिलीवरी करी हो, उसका दूध लाक्षाचूर्ण में मिक्स करके देना चाहिए भग्न काल में, प्रातः काल में, भग्न में प्रातः काल में। सुख साध्य भगन, सुख साध्य भगन प्रथमे वयसी व शिशु ऋतु में सुख साध्य भग्न का बताया गया है। प्रथमे वयसी मतलब कि बाल्यकाल में, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो सुख साध्य है, ईजिली रिपेयर हो जाता है। एंड शिशु ऋतु में, ठीक है, शिशु ऋतु में सुख साध्य भग्न बताया गया है। भग्न का संधान काल, भग्न का संताल काल मतलब कि जो फ्रैक्चर है, बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स है, उसका यूनियन, हड्डियाँ आपस में कब जुड़ती हैं? प्रथमे वयसी बाल्यकाल में 1 मास में, मध्यम वय में 2 मास, वृद्ध अवस्था में 3 महीने लग जाते हैं फ्रैक्चर को जुड़ने में। भग्न स्थापन उपाय, भग्न के स्थापन के कितने उपाय हैं? 4 उपाय हैं, ठीक है। जो बोन डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, उसको फिर से वहीं पे स्थापना करने के 4 उपाय हैं। आंछन, पीड़न, संक्षेप, बंधन। आंछन का मतलब खींचना, पीड़न का मतलब दबाना, संक्षेप मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, मतलब इस तरीके से, और फिर उसके बाद बैंडेज कर देना, ठीक है। आंछन, पीड़न, संक्षेप व बंधन। भग्न संधान उपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है। अब हमने भग्न का संधान कर दिया, ठीक है, तो फिर से जो भग्न का संधान करने के बाद हम द्रव्य को धारण करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो मतलब हाथ की एक्सरसाइज जो है होती रहे। तो सबसे पहले उसका क्रम क्या है? सबसे पहले मृत पिंड, मिट्टी का जो पिंड है वो उठाना है। उसके बाद हमने लवण उठाना है, लवण उठा के एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर हमने पाषाण धारण, ठीक है, पत्थर का जो कुछ टुकड़ा वो उठा सकते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे भारी चीज़ों को उठाना स्टार्ट करेंगे। चक्र योग, चक्र योग किस में निर्दिष्ट है? ऊर्ध्व अस्थि भग्न में। वस्ती प्रयोग करते हैं कटी भग्न में। और इसके बाद है कि जो अंश भग्न में, मतलब जो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेटेड हो गया है, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, उसमें हम मूसल का प्रयोग करते हैं एंड स्वस्ति बंधन का प्रयोग करते हैं। स्वस्ति बंधन मतलब क्रॉस बैंडेज करते हैं। किसी आपने शोल्डर डिसलोकेटेड जिसका जॉइंट हुआ है, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेटेड हुआ है, उस पेशेंट को देखा होगा, उसमें स्वस्ति बंधन करते हैं, क्रॉस बैंडेज की होगी, आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा, या मूसल प्रयोग करते हैं। कपाट शयन विधि निर्दिष्ट है किस में? कपाट शयन किस में करना चाहिए? जंघा, उरु, पृष्ठ, श्रोणी, वक्ष एंड अक्षक, ठीक है। अक्षक यहाँ क्लैविकल बोन को लिया गया है, ठीक है, अक्षक भग्न में, ठीक है। जो जंघा में, उरु में, पृष्ठ में, श्रोणी में, पेल्विक एरिया में, मतलब कि बैक में अगर कोई फ्रैक्चर हो, वक्ष में या अक्षक क्लैविकल में, हम कपाट शयन विधि का यूज़ करते हैं। ये पंचकीलक होती है, मतलब 5 कील लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है जो तैल द्रोणी में कौन से पेशेंट को हम लेटाते हैं? तैल द्रोणी में जिसकी परशुक अस्थि भग्न हो या गिरने से हुए आघात में, ठीक है, मतलब कि जिसकी जो रिब्स होते हैं, रिब्स फ्रैक्चर हो या फिर वो गिरने से उसको कुछ ट्रॉमा हो गया हो, तो उसमें तैल द्रोणी में लेटाते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, विश्लिष्ट, पतित, मतित, हत, इस केस में भी तैल द्रोणी में लेटाते हैं। ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश है। ग्रीवा थोड़ी सी अंदर धस जाए, अधो प्रविष्ट हो जाए, तो 7 रात्रि तक, 7 नाइट्स तक उत्तान शयन करवाना है। एंड इसके बाद है, अच्छा, तैल द्रोणी में और भी कंडीशंस हैं जिसमें तैल द्रोणी में लेटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसमें परिस्रावी उदर रोग में भी तैल द्रोणी में या सर्पी द्रोणी में लेटाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को दूध पयोवृत्ति, मतलब कि दूध पर ही रखते हैं, दूध ही पिलाते हैं। हनुसंधि विश्लेषण में, हनुसंधि में पंचांगी बंध एवं नस्य निर्दिष्ट है। हनुसंधि विश्लेषण में जो हमारा जॉ डिसलोकेट हो गया हो, उसमें पंचांगी बंध एंड नस्य देना चाहिए। और कोश बंध हमने पढ़ा था, शाखा के कटकर
अलग हो जाने पर, एंड अगर अंडकोश के बाहर निकलने पर गोफना बंद, हनुसंधि में पंचांगी बंद, शत के बिना होने वाले शोथ में, ठीक है, जो ट्रॉमा से इन्फ्लेमेशन ना हुई हो, शत के बिना जो शोथ होता है उसमें शीतल लेप और सेक का निर्देश है। इसके अलावा शिरोवस्ती धारण काल 1 सहस्त्र मात्रा तक करना चाहिए। शिरोवस्ती का धारण काल। अपतानक और जल में डूबने पर रोगी को अधोमुख भस्म से भरे हुए गड्ढे में गाड़ कर रखने का निर्देश है। मन्या स्तंभ में क्या करना चाहिए? मन्या स्तंभ में हमने पहले पढ़ा था 2 दोष होते हैं, कफ और वात। कफ वात शामक चिकित्सा करनी चाहिए और रूक्ष स्वेद करना चाहिए। आधमान में लंघन और प्रत्याधमान में वमन करवाते हैं, ठीक है। आधमान में लंघन, प्रत्याधमान में वमन। अष्ठीला और प्रत्याष्ठीला में अभ्यंतर विधृतिवत चिकित्सा करते हैं। अष्ठीला, प्रत्याष्ठीला, अभ्यंतर विधृतिवत चिकित्सा। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका उरु स्तंभ की चिकित्सा। उरु स्तंभ में क्या करते हैं? उरु स्तंभ में स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग करते हैं। स्नेह रहित षडधरण चूर्ण। अच्छा, षडधरण चूर्ण या फिर षडधरण योग, इसमें ये और कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आमाशयगत वात में, और इसमें षडधरण योग मतलब इसमें 6 द्रव्य आते हैं। 6 द्रव्य कौन से होते हैं? इंद्रियव, पाठा, हरितकी, चित्रक, कुटकी, अतिविषा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसमें दिया नहीं हुआ। इंद्रियव, पाठा, हरितकी, चित्रक, कुटकी, अतिविषा। इंद्रियव, पाठा, हरितकी, चित्रक, कुटकी, अतिविष। ठीक है, और इसके अलावा उरु स्तंभ में हम गोमूत्र और गुग्गुल या शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। करंज या सरसप कल का लेप करते हैं और रूक्ष उबटन करते हैं। ठीक है, रूक्ष उबटन। अर्श में अगर हम क्षार का प्रयोग करें तो उसका कलर कैसा होगा? अगर सम्यक दग्ध होगा क्षार से तो पक्व जम्बू जैसा कलर होगा। क्षार पातन का समय क्या होता है? क्षार पातन का समय होता है 100 मात्रा काल तक। 7 दिन के अंतर पर एक अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए। आफ्टर एवरी 7 डेज। 1 से अधिक अर्श अगर हों तो उसका चिकित्सा क्रम क्या है? सबसे पहले दक्षिण वाले अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर वाम। ठीक है, पहले दक्षिण, फिर वाम, फिर पृष्ठ, फिर अग्र। ओके, एंड नेक्स्ट इज वात कफज अर्श जो होते हैं, जिसमें वात और कफ दोष होता है, उसकी चिकित्सा अग्नि और क्षार से करनी चाहिए। पित्तज और रक्तज अर्श में मृदु क्षार से करनी चाहिए। अर्श यंत्र की लंबाई पुरुष में कितनी होती है? 4 अंगुल लंबा होता है एंड 5 अंगुल गोल होता है। ठीक है, 4 × 5। स्त्री में हथेली के बराबर लंबा होता है एंड 6 अंगुल गोल होता है। प्रमेय में श्रेष्ठ क्या है? हरिद्रा। अर्श में श्रेष्ठ क्या है? शारग्नि, कुटज और भल्लातक। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वृक्षक और अरुष्कर किस में श्रेष्ठ है? मतलब वृक्षक हम कुटज को बोलते हैं, अरुष्कर हम भल्लातक को बोलते हैं। तो अर्श में श्रेष्ठ क्या है? वृक्षक यानी कुटज, अरुष्कर यानी भल्लातक एंड शारग्नि। कुष्ठ में श्रेष्ठ है खदिर और बीजक। बीजक को हम विजयसार भी कहते हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह में लिखा है हरिद्रा नाम प्रमेय घनानाम श्रेष्ठम, एंड अष्टांग हृदय में प्रमेय में धात्री और निशा जो है श्रेष्ठ बताया है। धात्री मतलब कि आंवला एंड निशा मतलब हल्दी। नेक्स्ट इस तरुण अश्मरी में औषध साध्य होती है। प्रवृद्ध अश्मरी छेदन योग्य होती है। अश्मरी शल्य कमार्थ रोगी को कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा और लिंग के मध्यम लाकर, ठीक है, वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्र वक्र से निकालते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉडर्न में इस सर्जरी का नाम क्या है, जो अर्श की, अश्मरी की, स्टोन की निकालने की सर्जरी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अश्मरी के रोगी को कर्षित करके अश्मरी को फिर हम गुदा और लिंग के बीच में लाके वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्रवक्र से निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लेटरल पेरिनियल लिथोटमी भी कहते हैं। अपक्व भगंदर पीड़िका में चिकित्सा कैसे करते हैं? व्रण शोफ में। अपक्व भगंदर में व्रण शोफ के जैसे चिकित्सा करते हैं। भगंदर 2 होते हैं। एक होता है कि जो प्राचीन भगंदर होता है जो बहिर्मुख होता है, एंड दूसरा होता है अर्वाचीन भगंदर जो अंतर्मुख होता है। बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म क्या है?
बालक में अगर फिस्टुला हो जाए तो उसमें विरेचन अग्नि शस्त्रचार नहीं करने चाहिए। अर्शो यंत्र का भगंदर में प्रवेश करवाते हैं। अर्शो यंत्र का हम भगंदर में कैसे प्रवेश करवाते हैं? अर्धचंद्राकार रूप में। एंड प्रमेय में मधु का प्रयोग निर्दिष्ट है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय में मधु का प्रयोग बताया है। वैसे तो हम शहद मीठा होता है ये कह के प्रमेय में या शुगर के पेशेंट्स को नहीं देते हैं, बट आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय में मधु का प्रयोग बताया हुआ है, एडवाइस किया हुआ है। इसका मतलब है कि मधु के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार ऐसा होता है कि जो हम सारे टाइप्स के हनी हम नहीं यूज़ कर सकते प्रमेय में। एक टाइप ऐसा होता है जो हम प्रमेय में यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया नहीं हुआ। पित्तज प्रमेय को छोड़कर शेष प्रमेयों में यवागु पान का निषेध है। ठीक है, प्रमेय में यवागु पान नहीं करवाना चाहिए एक्सेप्ट पित्तज प्रमेय में। ठीक है, एंड नेक्स्ट साधनहीन प्रमेही की चिकित्सा, जो जिसके पास साधन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट की चिकित्सा कैसे करते हैं? 100 योजन गमन करके उसको, मतलब कि सैर करा के, वॉक करा के, भिक्षाटन एंड शिलोच वृत्ति, ऐसा बताया। प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा, सबसे पहले पूर्व रूप में क्या करना चाहिए? बस्त का मूत्रपान एवं अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। बस्त मूत्रपान अपतर्पण चिकित्सा, फिर व्यक्त अवस्था में व्रण शोकवत चिकित्सा, फिर पक्व अवस्था में व्रणवत चिकित्सा। प्रमेय पीड़िका में तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश है। प्रमेय पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध है। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेज है कि बस्त मूत्रपान कराना है और अपतर्पण चिकित्सा करानी है। देन व्यक्त अवस्था में जब वो व्यक्त हो जाती है पीड़िका, तो व्रण शोफ की जैसे चिकित्सा करते हैं। और जो पीड़िका पक जाती है, पक्व पीड़िका में व्रणवत चिकित्सा करते हैं। एंड इसमें तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए एंड स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, स्वेदन निषिद्ध है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमने प्रमेय पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध बताया है। ये स्वेदन निषिद्ध क्यों बताया है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि प्रमेय पेशेंट में जो मेद होता है उसकी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है उसकी बॉडी में। तो अगर हम स्वेदन कराएंगे तो मेद जो होगा वो गलेगा, मेल्ट होने लगेगा, जिससे उसकी देह को हम बोलते हैं विशीर्यते देहे। ठीक है, तो उसकी देह विशीर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये रीज़न बताया है, विशीर्यते देह हो जाएगा। इसलिए प्रमेय पीड़िका में स्वेदन का निषेध है, क्योंकि मेद बहुत वात होता है, इसीलिए स्वेदन से मेद गलेगा और देह भी उसकी गलने लगेगी। नेक्स्ट है सुश्रुत चिकित्सा। 13 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मधुमेह चिकित्सा, इसमें मधुमेह में 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग बताया गया है। 1 तुला कितना होता है? 100 पल। और इसके साथ ही स्वर्ण में रजत माक्षिक एवं तुव्रक का प्रयोग बताया गया है। एंड अगर हम अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र 40 में 55 अग्रे बताए गए हैं आचार्य ने, और उसमें शिलाजीत का सर्व रोग में यूज़ बताया गया है। और इसके साथ ही आचार्य वाग्भट ने वहाँ पे गिरिज शिलाजीत का प्रयोग बताया है, जो कि बस्तिज रोग में प्रयोग होता है, बस्तिज रोग। ठीक है, इसमें गिरिज शिलाजीत का प्रयोग होता है। एंड नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताती हूँ, 14 चैप्टर स्टार्ट होता है सुश्रुत चिकित्सा का। उदर रोग। उदर रोग चिकित्सा में कृच्छ साध्य उदर रोग कौन से हैं? कृच्छ साध्य उदर रोग 6 होते हैं। वात पित्त कफ सन्निपातिक, VPKS, इसके साथ ही प्लीहा उदर एंड दकोदर। ओके, असाध्य उदर रोग 2 होते हैं, बदगुदोदर एंड प्रेसाव्य उदर। ठीक है, एंड औषध साध्य कौन से होते हैं? VPKS। ठीक है, एंड शस्त्र साध्य उदर रोग कौन से होते हैं? प्लीहा उदर, दकोदर, बदगुदोदर एंड अगंतुज, जिसे हम अगंतुज उदर रोग को हम शतोदर भी बोलते हैं, परिसाव्य उदर भी बोलते हैं, छिद्र उदर भी बोलते हैं। ये सारे शस्त्र साध्य में आ जाते हैं। असाध्य 2 होते हैं, बदगुदोदर एंड परिसाव्य उदर। इसके बाद है कि दूषिय उदर में क्या करना चाहिए? उसमें सर्प विष या मूलज विष का प्रयोग करना चाहिए। एरण तैल, भैंस का मूत्र और ऊँटनी के दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है। ऊँटनी के दूध का, ठीक है, भैंस का मूत्र एंड एरण का तेल। ठीक है, प्लीहा उदर की चिकित्सा कैसे करते हैं? प्लीहा उदर में बाएं कपूर का सिरावेदन करते हैं। बाएं कपूर मतलब कि लेफ्ट एल्बो। प्लीहा लेफ्ट साइड में होता है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था मर्म वाले चैप्टर में। इसमें बाएं कपूर मतलब लेफ्ट एल्बो का सिरावेदन करते हैं एंड दाह कर्म करते हैं। दाह कर्म कहाँ करते हैं? मणिबंध पर, बाएं अंगूठे की सिरा पर। ठीक है, जो लेफ्ट अंगूठा होता है उसकी सिरा पर हम दाह कर्म करते हैं। बदगुदोदर और प्रेसाव्य उदर में भेदन स्थल क्या है? इसमें बदगुदोदर और प्रेसाव्य उदर में नाभि से नीचे
वाम भाग में मतलब लेफ्ट साइड में रोमराजी से 4 अंगुल छोड़कर, नाभि से नीचे वाम भाग में रोमराजी से 4 अंगुल छोड़कर। एंड जलोदर में वेदन की गहराई क्या होती है, ये भी सेम है, नाभि से नीचे वाम भाग में रोमराजी से 4 अंगुल छोड़कर अंगुष्ठोदर प्रमाण का हम जो भेदन स्थल करते हैं। और इसका शस्त्र किस शस्त्र से करते हैं भेदन, इससे ब्रीहिमुख शस्त्र से करते हैं। जलोदर मतलब असाइटिस में नाभि से नीचे वाम भाग में रोमराजी से 4 अंगुल छोड़कर अंगुष्ठोदर प्रमाण का ब्रीहिमुख शस्त्र से हम भेदन करते हैं। इसके बाद है 15th चैप्टर, शल्य उदरण में कष्टतम क्या होता है। शल्य उदरण में जो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है मूढ़ गर्भ। अच्छा, मूढ़ गर्भ की गतियाँ कितनी होती हैं, 8, एंड इसके भेद कितने होते हैं, 4। मूढ़ गर्भ निर्हरण उपक्रम कितने होते हैं, इसको निकालने के कितने उपक्रम होते हैं, 10। एंड मूढ़ गर्भ संघ प्रकार कितने होते हैं। संघ प्रकार मतलब कि संघ वहीं से मतलब वहाँ पे फंसा रहना। संघ प्रकार होते हैं सिर, अंश और जघन प्रदेश से संघ। तीन प्रकार से संघ होता है इसका, सिर, अंश एंड जघन प्रदेश से। मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ च्यवन मंत्र का निर्देश करते हैं। असाध्य मूढ़ गर्भ 2 तरह के होते हैं। असाध्य मूढ़ गर्भ को हम क्या कहते हैं, विषकंभ। विषकंभ 2 तरह से होते हैं, एक पैर पायु पर व एक बाहर होता है, और दूसरा होता है कि सिर का हस्त व पाद के साथ बाहर आना। ठीक है, सिर का हाथ पैर के साथ बाहर आना, इसको दोनों स्थितियों को हम विषकंभ बोलते हैं। गर्भ और गर्भिणी में से प्रथमतः गर्भिणी की रक्षा का निर्देश है। एंड अगर मूढ़ गर्भ मतलब कोई ऑप्शन ना हो, इंट्रा यूट्राइन मतलब डेथ हो जाए, ठीक है, तो मूढ़ गर्भ में हम छेदन मंडलाग्र नामक शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पत्र से हम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम छेदन कर रहे हैं तो हमें ऐसा शस्त्र यूज़ करना चाहिए जिससे गर्भिणी को मतलब माता को कोई भी इंजरी ना हो। तो हमने तीखे शस्त्र या शार्प शस्त्र नहीं यूज़ करने हैं। तो वृद्धि पत्र को हम क्या बोलते हैं, स्कैल्पल। तो स्कैल्पल का प्रयोग ना करके हमने मंडलाग्र नामक शस्त्र से छेदन करना है। ठीक है। एंड मूढ़ गर्भ निर्हरण उपरांत परिहार काल क्या होता है, 4 मास का। संशोधन और रक्त मोक्षण ये विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। अच्छा, आचार्य सुश्रुत ने विसर्प 5 तरह के बताए हैं, आचार्य चरक ने 7, वाग्भट ने 8 एंड षडंगर ने 9। एंड इसके साथ ही नाड़ी कितने प्रकार की बताई है आचार्य सुश्रुत ने, 8। एंड स्तन रोग कितने बताए, 5। कोष्ठगत नाड़ी व्रण में उपयोगी है गोमांस जारित भस्म। ठीक है, कोष्ठगत नाड़ी व्रण हुआ तो गोमांस जारित भस्म उपयोगी है। स्तन विदृति में उपनाह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्तन में विदृति होगी तो उपनाह नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कि अपची में चिकित्सा क्या होती है। अपची क्या होता है वैसे, अपची इज ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस। ओके, ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस, इसमें चिकित्सा कैसे होती है। वैसे तो इसमें बताया है कि जो पार्षणी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म करना चाहिए। पार्षणी मतलब होता है हील, हील से भी 12 अंगुल नीचे तो आउट ऑफ बॉडी हो गया ना, तो इसका ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। पार्षणी से 12 अंगुल ऊपर, ठीक है, इंद्रवस्ती को बचाकर हमने अग्निकर्म करना है। एंड सेकंड इज इसका सिरा, ये तो अग्निकर्म बता दिया कि पार्षणी से 12 अंगुल ऊपर इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म करना है। इसमें सिरावेद कहाँ करना चाहिए, जो इंद्रवस्ती मर्म है ना, इंद्रवस्ती से 2 अंगुल नीचे सिरावेद करना चाहिए। एंड गुल्फ से जंघा का 1/8 भाग छोड़कर मत्स्यवत अंडजाल को निकालें। ठीक है, गुल्फ से जंघा का 1/8 भाग छोड़कर मत्स्यवत अंडजाल को हमने निकालना है, जो लिम्फ नोड्स होती हैं। एंड मणिबंध के 1-1 अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बना दें। ठीक है, मणिबंध पर 1-1 अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बनानी है हमने। नेक्स्ट इज अंतर्वृद्धि। अंतर्वृद्धि का मतलब क्या होता है, अंतर्वृद्धि का मतलब होता है स्क्रॉटल हर्निया। ठीक है, स्क्रॉटल हर्निया जो अंतर्वृद्धि है, इसको छोड़कर अन्य सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण, उपास आदि का निषेध है। ठीक है, सिर्फ अंतर्वृद्धि में निषेध नहीं है, बाकी सभी वृद्धियों में ये सब निषेध है। मूत्रज वृद्धि मतलब हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या करना चाहिए, हाइड्रोसील में सेवनी के पार्श्व में
ब्रीहिमुख से वेधन और बाद में स्थगिका बंधन करना चाहिए। ठीक है, सेवनी के पार्श्व में पहले वेधन करना चाहिए ब्रीहिमुख शस्त्र से और फिर स्थगिका बंधन करना चाहिए। आप याद रख लीजिए कि मूत्रज वृद्धि में स्थगिका बंधन का विधान है। एंड देन अप्राप्त कोश आंतरवृद्धि में चिकित्सा कैसे होती है। आंतरवृद्धि मतलब होता है स्क्रॉटल हर्निया। अप्राप्त कोश आंतरवृद्धि मतलब कि जब जो हर्निया है वो स्क्रॉटल तक नहीं पहुंचा है, कोश तक नहीं पहुंचा है, तब उसमें वातज वृद्धि सदृश वातज वृद्धि की जैसे चिकित्सा करनी चाहिए। वंशनस्थ वृद्धि में मतलब कि वंशन तक अगर पहुंच गया हर्निया तो उसमें अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह क्रम करना चाहिए। ठीक है, वंशनस्थ में दाह क्रम करना चाहिए अर्धेंदु वक्र शलाका से। कोश प्राप्ति वृद्धि में अगर कोश में पहुंच गया है, ठीक है, जो आंतरवृद्धि है वो कोश तक पहुंच गई है, उसमें असाध्य है। ठीक है, तो फिर से सुनिए, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन इसको बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मूत्रज वृद्धि में यानी कि हाइड्रोसील में वेधन करना चाहिए और फिर स्थगिका बंधन बांधना चाहिए। वेधन कहाँ करना है हमने, ब्रीहिमुख शस्त्र से सेवनी के पार्श्व में वेधन करना चाहिए। एंड देन अप्राप्त कोश आंतरवृद्धि में अगर आंतरवृद्धि है और वो कोश तक नहीं पहुंची, स्क्रॉटल एरिया तक नहीं पहुंची है, तो वात वृद्धि की जैसे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और अगर वो वंशनस्थ है, वंशन तक पहुंच गई है, तो उसको अर्धेंद्रु वक्र शलाका से दाह क्रम करना चाहिए। और कोश तक पहुंच गया दैट इज असाध्य। आंतरवृद्धि में अग्निक्रम कहाँ करना चाहिए, विपरीत दिशा में करना चाहिए। पैर के अंगूठे के मध्यम की त्वचा पर काटकर अग्निक्रम करना चाहिए। विपरीत दिशा में पैर के अंगूठे मध्य की त्वचा पर काटकर अग्निक्रम। और इसमें सिरावेद कहाँ करना चाहिए, ये भी विपरीत दिशा में शंख प्रदेश में और कर्णांत पर। रक्तज और सन्निपातक उपदंश जो है, रक्तजन सन्निपातिक उपदंश असाध्य है। एंड वातज श्लीपद में गोमूत्र मिश्रित एरंड तेल पान का निर्देश है। ठीक है, एंड श्लीपद में अग्निकर्म की अपेक्षाकृत दाहक्रम श्रेष्ठ है। ठीक है, श्लीपद में हमने दाहक्रम करना, अग्निकर्म नहीं करना। सरसप तैल या पूतिक्रंच स्वरस का पान भी श्लीपद में निर्दिष्ट है। सरसप तैल, पूतिक्रंच स्वरस, दाहक्रम, फिर वाता श्लीपद में गोमूत्र मिश्रित एरण तैल का पान, ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट है सुश्रुत चिकित्सा 20वां अध्याय यौवन पीड़िका। यौवन पीड़िका में श्रेष्ठ कर्म क्या है, वमन कर्म। ओके, एंड देन निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा। निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा कैसे की जाती है, लौ लकड़ी लाक्षा के वर्धन को कैसे 3-3 दिन पर वर्धन करना चाहिए। लोहे लकड़ी या लाक्षा के वर्धन को से हर 3rd डे वर्धन करना चाहिए। वसा मज्जा से परिषेक करना चाहिए। सेवनी को बचाकर शस्त्र कर्म करना चाहिए। सन्निरुद्ध गुद, अग्निरोहिणी और वल्मीक नामक ये जो 3 क्षुद्र रोग हैं, सन्निरुद्ध गुद, अग्निरोहिणी, वल्मीक नामक 3 क्षुद्र रोग हैं, ये असाध्य बताए गए हैं। अहिपूतना मतलब डायपर रैश जो होते हैं, रैशेस, इसमें स्तन्य जो स्त्री का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे स्तन्य से शोधन करना चाहिए। अच्छा, जो अहिपूतना है ये गृह रोग नहीं है, ये प्लीज़ इसको कन्फ्यूजन मत करना। अहिपूतना इज क्षुद्र रोग। गुदभ्रंश की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, स्नेहन स्वेदन के बाद गोफना बंद का प्रयोग करना चाहिए। गोफना बंद, अंडकोश के निकलने पर भी हमने गोफना बंद का प्रयोग किया था, तो स्नेहन स्वेदन के बाद गोफना बंद का प्रयोग करें। नेक्स्ट इज कि बृहद पंचमूल और मूषक तैल का पान और अभ्यंग भी इससे करना चाहिए। ठीक है, बृहद पंचमूल एवं मूषक तैल का पान व अभ्यंगार्थ प्रयोग करना चाहिए गुदभ्रंश में। और नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 22 अधिदंत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने उत्तर तंत्र में 1 to 26 1 से 26 अध्याय तक ENT शलाक्य तंत्र का जितने भी ऊर्ध्व चतुर्वत रोग है उसका वर्णन किया है। लेकिन जो मुख्य रोग है उसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने निदान 16 एंड अभी चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में किया है। जितने मुख्य रोग हैं इसमें है कि अधिदंत वर्धन मतलब कि जो एक्स्ट्रा टीथ आ जाता है उसमें अतिरिक्त दांत को निकालने और अधिमांस में छेदन का निर्देश है, मतलब कि उसको निकाल दो। इसके बाद है कि दंत हर्ष जो टीथ सेंसिटिविटी होती है इसमें चतुर्विध स्नेह से कवल कराना चाहिए और हनुमुक्ष में अर्दितवत चिकित्सा का निर्देश है। तुंडिकेरी, अधरुष,
कूर्म, कूर्म मतलब कि कच्छप, तालु, पुपुट, इस सब में शस्त्रकर्म निर्दिष्ट है। दंत पवन में 12 अंगुल लंबी कनिष्ठिका प्रमाण, दंत पवन मतलब 12 अंगुल लंबी कनिष्ठिका प्रमाण में मोटी होनी चाहिए दंत पवन। एंड ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये है 4 प्रकार की रस के अकॉर्डिंग, कषाय, मधुर, तिक्त और कटु रस प्रधान। जो मधुर रस प्रधान में श्रेष्ठ कौन सी होती है, मधु मतलब महुआ की दंत पवन, एंड तिक्त रस में नींब, कटु रस में करंज, कषाय में खदिर श्रेष्ठ। एंड नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट हो जाता है। जो दंत पवन है इसका निषेध कहाँ पे है, किसको नहीं देना चाहिए, अर्दित में, अजीर्ण में, श्वासकाश में, मद एवं मुख रोगों में। जीवा का निर्लेखन, जीवा निर्लेखन जो है उसकी लंबाई 10 अंगुल की होनी चाहिए और ये किस चीज़ की बनी होनी चाहिए, रोपे की, स्वर्ण की, वृक्ष के पत्र या छाल से निर्मित होनी चाहिए। तांबुल सेवन का काल क्या है, तांबुल सेवन के काल है 4, सोकर उठने पर, खाने के पश्चात, स्नान के बाद एंड वमन उपरांत, ठीक है, जब उठे हैं तब, सोकर उठे हैं तब, आफ्टर मील, आफ्टर टेकिंग बाथ एंड वमन के उपरांत। अभ्यंग का निषेध कहाँ पे है, अजीर्ण में, संशोधित पुरुष में एंड नूतन ज्वर में। नेक्स्ट इज व्यायाम के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। व्यायाम, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम कहा गया है किसे, व्यायाम को, मतलब कि स्थौल्य अपकर्षण में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म कौन सा बताया गया है, व्यायाम। वय रूप गुणहीन, मतलब कि जिसकी उम्र भी कम हो, रूप भी अच्छा ना हो, गुणों में भी हीन हो, वो भी सुदर्शनम मतलब कि अच्छा दिखने लगता है अगर वो व्यायाम करे तो। श्रेष्ठ सर्व इंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम, मतलब सर्व इंद्रिय विबोधनम, पुंसत्व का वर्धन किससे होता है, स्नान से। रक्षोगण प्रतिवर्धनम चक्षु प्रसादनम, चक्षु प्रसादनम से आप याद रखिए आँखों की दृष्टि किससे बढ़ती है, पाद प्रक्षालन हेतु। तो चक्षु प्रसादनम से याद रखिए पाद प्रक्षालन। व्यायाम सेवन की मात्रा क्या होती है, बलार्ध, बलार्ध मतलब होता है कि हृदय स्थानस्थो प्रपद्यते वायु, वायु यदाव वक्त्र, हृदय स्थानसो प्रपद्यते वायु यदाव वक्त्र, मतलब कि हृदय स्थान से वायु मुख से जब आने लगे तब उसको, उस कंडीशन को हम बलार्ध बोलते हैं। तो इतने तक ही व्यायाम करना चाहिए। स्नान का जो निषेध है, अतिसार, अजीर्ण, नवज्वर, कर्णशूल में और भोजन के उपरांत, ठीक है। एंड इसके बाद है कि ऋतु के अनुसार पान क्या करना चाहिए। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में मात्रा पूर्वक जलपान करना चाहिए, मतलब जहाँ पे अग्नि मंद होने का चांस रहता है तो मात्रा पूर्वक ही जलपान करना चाहिए। हेमंत और वसंत में उष्ण जल, सीधु और अरिष्ट का पान करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में श्रित शीत जलपान मतलब उबाल कर ठंडा किया हुआ जल। वर्षा ऋतु में यूषपान एंड प्रावट ऋतु में मांस रस का पान करना चाहिए। एंड नेक्स्ट सभी ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतराल पर और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर मैथुन का निर्देश है। स्त्री प्रसंग में से प्लीहा वृद्धि हो सकती है, ठीक है, अति स्त्री प्रसंग से प्लीहा वृद्धि हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज अगर अर्धरात्रि में या फिर प्रातःकाल में मैथुन करेंगे तो वात और पित्त प्रकोपित हो सकते हैं, ठीक है। एंड रसायन सेवन योग्य आयु कितनी होती है, पूर्व वयसी मध्य, पूर्व वयसी मतलब मध्य मतलब होता है पूर्व वयसी मतलब युवावस्था एंड मध्य अवस्था। सुश्रुतोक्त रसायन का द्रव्य, ठीक है, रसायन द्रव्य सुश्रुत के द्वारा कौन से दिए गए हैं, ब्रह्मी, मंडूकपर्णी, वचा, गड़ूची, आमलकी, विडंग, नीलकमल, बकुची, वासा, विस, ये सारे दिए। अच्छा, एंड नेक्स्ट इज सोम के बारे में बताते हैं। जो स्वाभाविक व्याधियाँ होती हैं वो आचार्य सुश्रुत ने 5 बताई हैं। स्वाभाविक व्याधियाँ जैसे कि शुद्ध, पिपासा, निद्रा, जरा, मृत्यु, शुद्ध, पिपासा, निद्रा, जरा, मृत्यु। और वहीं पर आचार्य चरक ने स्वाभाविक व्याधियाँ बताई हैं 2, जरा और मृत्यु। अब आचार्य सुश्रुत ने एक चैप्टर ऐसा भी दिया है चिकित्सा स्थान में, चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनी रसायन अध्याय, मतलब कि ऐसी चिकित्सा, ऐसा रसायन जिससे स्वाभाविक व्याधियाँ भी नहीं होती, जैसे कि मृत्यु या एजिंग, जरा, ये भी नहीं होती हैं,
ठीक है, आप बूढ़े नहीं होंगे या आपकी डेथ नहीं होगी, ऐसी मतलब स्वाभाविक व्याधियाँ जो हैं ये भी ना हो, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने 29 चैप्टर में दिव्य औषधियों का वर्णन किया है। और उसमें सबसे पहला नाम आता है सोम। सोम इसका प्रकार, ये दिव्य औषधि है, इसका प्रकार है 1 एंड आकृति भेद से इसका प्रकार होते हैं 24। सोम सेवन के संदर्भ में अग्नि यष्टिम यज्ञ व नियम का पालन करना चाहिए। अग्नि यष्टिम यज्ञ और नियम का पालन करना चाहिए। और सोम सेवन का जो डोज होती है, मात्रा होती है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 कुड़फ प्रमाण में दूध या रस जो है वो एक ही बार में पिया जाता है। 1 कुड़फ या जिसे हम 1 अंजलि प्रमाण बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि सोमपान सेवन काल 17 डे, ठीक है। सोम का स्वरूप क्या होता है? लता, एक लता होती है जिसमें 15 पत्ते होते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो पत्ते बढ़ते जाते हैं, एंड जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है वैसे वैसे वो घटते जाते हैं। श्रेष्ठ सोम चंद्रमा नामक सोम है। रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष कौन से होते हैं? 7। अनात्मावान, आलसी, व्यसनी, पापकृत, दरिद्र, प्रमादी, भैषज, अपमानी, जो भैषज का अपमान करते हों। एंड रसायन जब फल नहीं देता, लेने के बाद भी, रसायन सेवन के बाद भी जब वो फल ना दे, उसके भी कारण कितने होते हैं? 7, जैसे कि अज्ञानी, अधर्मी एक्सेट्रा। तो अयोग्य पुरुष 7 हैं, एंड रसायन सेवन के बाद यदि वो फल ना दे तो उसके कारण भी 7 हैं, ठीक है। और सोम सदृश अन्य औषधियों का भी आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। वो कितनी औषधि है? 18। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। इसमें अलग अलग तरह के शस्त्रकर्म बताए हैं, शस्त्रकर्म चिकित्सा बताई है। तो जो भी सर्जरीज बताई हैं इसको बार बार सुनिए। बंधन कौन से बताएं इसको बार बार सुनिए। गोफना बंध कहाँ लगता है, कोश बंध कहाँ लगता है, स्थगिका बंध कहाँ लगता है, ठीक है, पंचांगी बंध कहाँ लगता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो बार बार सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। रिवीजन करिए, रिवीजन ही एक मूल मंत्र है कामयाबी का। एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।